आप सभी का सहृदय अभिवादन। आज के वीडियो में मैं व्यंजन संधि के बारे में आपको बताऊंगी। व्यंजन संधि के कुल 3 नियमों के बारे में हम बात करेंगे। उसके बाद के जो नियम है वो मैं आपको आगे के वीडियोस में बताऊंगी। इस वीडियो को आप पूरा देखिएगा, आपको बहुत अच्छे से व्यंजन संधि के जो इनिशियल्स के जो 3 नियम है वो आपको समझ में आ जाएंगे और ये भी समझ में आ जाएगा कि व्यंजन संधि और स्वर संधि एक दूसरे से किस तरह से अलग है। संधि की कुछ चीज़ें हैं जो तो बिल्कुल समान रहेंगी, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो स्वर संधि और व्यंजन संधि को बिल्कुल अलग कर देती हैं। वो मैं आपको नियमों में और एक शॉर्ट ट्रिक की तरह से बताऊंगी। आप पूरा देखिए इसे, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, इस चैनल को लाइक करिए, तो आपको आगे के जो नियम हैं, जो और बहुत सारे इस तरह के टॉपिक्स हैं, जैसे मैं आपको संज्ञा बता चुकी हूँ, सर्वनाम बता चुकी हूँ, संधि हो गई है, इस तरह से और भी जो आपके कंपटीशन के लिए इम्पॉर्टेंट है वो आपको बहुत सारे टॉपिक्स यहाँ जानने को मिलेंगे। ठीक है, शुरुआत करते हैं हम व्यंजन संधि से। व्यंजन संधि, स्वर संधि में हमने ये पढ़ा था जब 2 स्वर मिलते हैं। ठीक है, यहाँ पर स्वर संधि के अलावा जो व्यंजन संधि है, संधि 3 प्रकार की होती है, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि, जिसमें हम स्वर संधि के बारे में और स्वर संधि के 5 जो भेद हैं उनके बारे में हम बहुत अच्छी तरह से पढ़ चुके हैं। मैंने आपको चार्ट बना के जो ट्रिक के अकॉर्डिंग जो देखना होता है, पहचानना होता है, वो भी मैं आपको बता चुकी हूँ। यहाँ पर भी मैं आपको व्यंजन संधि को उसी तरह से पहचानना बताऊँगी। जो नए लोग हैं, जो कॉम्पिटिशन की तैयारी कर रहे हैं, वो किस तरह से शब्द या शब्द का जो संधि है या संधि विच्छेद है उसे पहचाने कि ये किस तरह की संधि है। ठीक है, व्यंजन संधि में मिलने वाले यानी जो 2 शब्द जो मिलते हैं, यानी कि जब संधि विच्छेद होता है, जो 2 शब्द होते हैं, मैंने आपको कहा था या तो वो दोनों मूल शब्द हो सकते हैं या फिर उनमें से पहला उपसर्ग हो सकता है। ठीक है, उन सब उपसर्गों का एक ना एक अर्थ होता है, उसके बारे में हम बाद में देखेंगे। यहाँ आपको ये ध्यान रखना है कि जो पहला शब्द है, पहला शब्द, उसकी अंतिम ध्वनि वो क्या होगी, अंतिम जो ध्वनि या अंतिम जो व्यंजन होगा वो स्वर रहित होगा। सबसे पहली बात ये ध्यान रखनी है, जब भी हम स्वर संधि में संधि विच्छेद कर रहे थे तो उसका संधि विच्छेद इस तरह से था, इति योग आदि। आपने देखा ये स्वर के साथ में है, यानी कि स्वर रहित नहीं है, आधा अक्षर नहीं लिखा जा रहा है। लेकिन यदि मैं व्यंजन संधि की बात करती हूँ तो व्यंजन संधि को पहचानने की सबसे बड़ी बात यह है कि आपको देखना है कि जो पहला, यानी कि जब संधि विच्छेद कर दिया है तो उसका जो पहला शब्द होगा, उसका जो अंतिम, पहले शब्द का अंतिम जो वर्ण होगा वो स्वर रहित होगा। ठीक है, ये व्यंजन और ये जब मिलते हैं तो किस तरह से संधि विच्छेद संधि होगी, वो व्यंजन संधि कहलाएगी। अगर स्वर संधि है तो उसमें पूरा वर्ण होता है, और अगर व्यंजन संधि है तो उसमें व्यंजन आधा होता है, यानी कि स्वर रहित होता है। दिक् योग अंत क्या हो जाएगा, दिगंत। इसके नियम क्या होंगे वो मैं आपको आगे बताऊंगी। ठीक है, व्यंजन संधि का सबसे पहला नियम, किसी भी प्रथमाक्षर यानी हम जानते हैं हिंदी वर्णमाला में 5 वर्ग हैं हमारे पास में, क वर्ग, त वर्ग, च वर्ग, प वर्ग और ट वर्ग। ठीक है, उनका जो प्रथम जो वर्ण होता है, जो प्रथमाक्षर होता है, यदि उस प्रथमाक्षर के साथ कोई स्वर आता है, यानी कि जो दूसरी ध्वनि है वो अगर कोई स्वर है या य, र, ल, व है, या फिर उसी वर्ग का तृतीय या चतुर्थ वर्ण है, जैसे मैं बात करती हूँ क, ख, ग, घ, ट, ठ, ड, ढ, प, फ, ब, भ, त, थ, द, ध। ठीक है, मैंने अंतिम जो 5 वर्ण है वो नहीं लिखा है। ठीक है, ये वर्ण हमें ध्यान रखने के हैं। ठीक है, यानी कि प्रथमाक्षर के साथ, प्रथमाक्षर कौन से हैं, ये होते हैं प्रथमाक्षर। ठीक है, क वर्ग का प्रथमाक्षर कौन सा होगा, क, इसका ट, प का प और त का त, उसी के नाम से हम उस वर्ग को संबोधित करते हैं।
इस प्रथमाक्षर के साथ में यानी कि जो शब्द है अगर उसके जो अंतिम पहले शब्द की जो अंतिम जो वर्ण है वो प्रथमाक्षर है और उसके साथ में कोई स्वर है, स्वर हम जानते हैं अ, आ, ई, उ, इस तरह से अगर कोई स्वर है या य, र, ल, व, ये 4 वर्ण है या फिर उसी वर्ग का तृतीय या चतुर्थ वर्ण है, जैसे ग, घ, ड, ढ, ब, भ, द, ध, अगर तृतीय या चतुर्थ वर्ण है तो वह जो प्रथमाक्षर है उसके स्थान पर उस प्रथमाक्षर का तृतीय वर्ण आ जाएगा। उदाहरण देते हूँ, देखिए उदाहरण से आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। जैसे मैंने कहा, अगर मैं स्वर की बात करती हूँ, वाक, योग, ईश, क प्रथमाक्षर है, उसके साथ जो दूसरी ध्वनि मिली वो क्या है, स्वर है, तो यहाँ हो जाएगा क का तृतीय वर्ण क, ख, ग, वागीश। क के स्थान पर क्या हो गया, ग, ई की मात्रा लग गई, वागीश, ये होगा उसका संधि। ठीक है, ये जो 2 संधि विच्छेद वाले शब्द हैं उनकी संधि इस प्रकार से होगी और यहाँ होगी व्यंजन संधि। व्यंजन संधि मैंने सबसे पहले आपको बता दिया, यहाँ क्या होगा, जो ये वाला व्यंजन होगा, जो अंतिम व्यंजन होगा वो स्वर रहित होगा। ठीक है, एक उदाहरण और लेते हैं हम। स्वर का ही, जैसे जो मैंने अभी भी बताया था आपको, दिक, योग, अंत, क के साथ अ स्वर है, क के साथ अ आ जाता है यानी कि कोई व्यंजन आ जाता है तो क का तृतीय वर्ण हो जाएगा क, ख, ग। तो नया शब्द क्या बनेगा, जो इसका संधि विच्छेद होगा, संधि होगी सॉरी, वो होगा दिगंत। इस तरह से मैं यर अलावा, ठीक है, इस तरह के कोई उदाहरण वो हो जाएंगे। देखो अगर तीसरा या चतुर्थ वर्ण की हम बात करें तो वो इस तरह से होगा, अप, ज, प के साथ तृतीय या चतुर्थ वर्ण आया है, किसी भी वर्ण का, ये एक बात ध्यान रखिए, इसी का तृतीय चतुर्थ वर्ण नहीं, किसी भी वर्ण का, वर्ग का अगर तृतीय या चतुर्थ वर्ण प्रथमाक्षर के साथ मिलता है तो जो प्रथमाक्षर है उसका तृतीय वर्ण आ जाएगा। तो यहाँ प्रथमाक्षर का तृतीय वर्ण कौन सा होगा, प, फ, ब। नया जो संधि का शब्द बनेगा वो बनेगा अब्ज। अब्ज शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है पानी से पैदा होने वाली कोई भी चीज। अप, ज, पानी, पानी अपने यानी जल, जल में जन्म लेने वाली कोई भी चीज। ठीक है, एक उदाहरण और लेते हैं। वाक, योग, जाल, क प्रथमाक्षर है और उसके साथ ज तृतीय चतुर्थ वर्ण में से कोई सा भी हो सकता है, तो यहाँ तृतीय चतुर्थ वर्ण है तो वाक और जाल, तो यहाँ क का तृतीय वर्ण आएगा वागी, सॉरी ग, क, ख, ग, तो यहाँ नया शब्द क्या हो जाएगा, वाग्जाल। ठीक है, ये हो गई पहले नियम की बात। व्यंजन संधि का प्रथम नियम समझ चुके हैं, किसी भी प्रथमाक्षर के साथ पांचों वर्ग में से पांचों वर्ग के प्रथमाक्षर के साथ यदि स्वर आता है या य, र, ल, व आता है या कोई उसका किसी भी वर्ण, किसी भी वर्ग का तृतीय या चतुर्थ वर्ण आता है तो उस प्रथमाक्षर का तृतीय वर्ण आ जाएगा, उस प्रथमाक्षर के स्थान पर उस प्रथमाक्षर का तृतीय वर्ण आ जाएगा, जो मैंने आपको उदाहरणों में बता दिए, जैसे दिगंत, वागीश, अब्ज, इस तरह से। दूसरा नियम ये होगा, किसी भी वर्ग के साथ, किसी भी वर्ग के प्रथमाक्षर के साथ यदि कोई अनुनासिक वर्ण आता है, जिस तरह से अनुनासिक या अनुस्वार जिसे कहते हैं, जैसे मैं कहती हूँ अगर न, म, ठीक है, इस तरह का कोई आता है, इस तरह का कोई अनुनासिक, अनुनासिक यानी जो पंचम वर्ण अगर आता है किसी प्रथमाक्षर के साथ, तो वहाँ पर उस प्रथमाक्षर के स्थान पर उसका अनुनासिक, जो उसका
पंचम वर्ण होगा वो आ जाएगा। ठीक है, किस तरह से, उदाहरण लेते हैं। जगत नाथ, त थ द ध न, त का अंतिम वर्ण यानी कि पंचम वर्ण जो अनुस्वार है, अनुनासिक है, वो कौन सा है, न है। तो यहाँ पर ये भी अनुस्वार आ रहा है, अनुनासिक आ रहा है। ठीक है, तो इस यहाँ हो जाएगा एक बार फिर से ध्यान से समझने की कोशिश करिए। जगत त के साथ, त प्रथमाक्षर है, त थ द ध नाम जानते हैं, प्रथमाक्षर है। त के साथ में जो जुड़ने वाला जो वर्ण है वो क्या है, पंचम वर्ण है यानी अनुनासिक है। अगर ऐसा कोई भी अनुनासिक वर्ण आता है तो प्रथमाक्षर का अनुनासिक वर्ण उसके स्थान पर आ जाएगा। जैसे यहाँ जो नया शब्द बना जगत योग नाथ का क्या हो गया, जगन्नाथ। दूसरा उदाहरण है चित्तमय, त प्रथमाक्षर, इसके साथ म पंचम वर्ण है। ठीक है, अगर ये मिल जाता है तो त का क्या होगा, न हो जाएगा, त थ द ध न। इस तरह से चिन्मय, ये त ये प्रथमाक्षर और इसके साथ में अनुनासिक मिल रहा है तो उस प्रथमाक्षर का पंचम वर्ण आ जाएगा। एक उदाहरण और, हो जाएगा वाक्मय, क प्रथमाक्षर उसके साथ अनुनासिक जुड़ा तो यहाँ क्या हो जाएगा, वाग्गम्य। ठीक है, अब देखते हैं तृतीय नियम। ठीक है, तृतीय नियम दरअसल 5 अलग अलग नियम हैं जिसे मैंने एक साथ जोड़कर बताया है, बहुत आसान हो जाएगा आपके लिए समझना। ठीक है, त और द, ये दो ध्वनियाँ, ये दो वर्ण लिए गए हैं, इनके साथ अलग अलग वर्ण जुड़ते जाते हैं और वो किस तरह से इसे परिवर्तित करते हैं वो मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, अगर इसके साथ में देखिए मैं एक साथ लिख देती हूँ तो आपको अच्छे समझ में आ जाएगा, आप उसे याद भी किस तरह से कर पाएंगे वो मैं आपको बताती हूँ। ठीक है, जैसे च छ, ज झ, ट ठ, ड ढ और अंतिम ल। च छ ज झ, च वर्ग के 4 वर्ण। ठीक है, ट ठ ड ढ, ट वर्ग के 4 वर्ण, प्रथम 4 वर्ण और अंतिम में ल। यदि ऐसा कुछ यानी कि त और द के साथ यदि च और छ जुड़ते हैं, च और छ का मेल होता है तो त और द का क्या हो जाएगा, च हो जाएगा। जो त और द यदि उस शब्द में जुड़ रहे हैं, शब्द में हैं तो वो परिवर्तित हो जाएगा च में। यदि त और द के साथ ज और झ मिलते हैं तो वहाँ हो जाएगा ज। यदि ट और ठ मिलते हैं तो हो जाएगा ट। यदि ड और ढ मिलते हैं तो वो हो जाएगा ड, और यदि ल तो वो हो जाएगा ल। इसके भिन्न भिन्न उदाहरण मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले त और द के साथ यदि च और छ जुड़ते हैं तो च होगा जिस तरह से उत योग उच्चारण, नया शब्द क्या हो जाएगा, उच्चारण। ठीक है, जैसे सत योग चरित्र, सच्चरित्र, शरत योग चंद्र, शरत चंद्र। ठीक है, एक बात और ध्यान रखिए, आप जब भी शब्दों को जोड़ते हैं यानी कि उसकी संधि विच्छेद की यानी कि दो टूटे हुए शब्दों का या उपसर्ग या मूल शब्द को मिलाते हैं, उनकी संधि करते हैं और जब उसे एक साथ बोलने का प्रयास करते हैं तो जो आपका मुख है ना,
वो अपने आप इस तरह से ही बोलता है कि आप सही शब्द को पहचान जाएंगे अगर आप सही बोल रहे हैं। जैसे आप देखिए, अगर मैं उच्चारण को एक साथ बोलने का प्रयास करती हूँ, उच्चारण उच्चारण, तो मेरे मुंह से अपने आप यानी स्वतः ही उच्चारण ही निकलेगा। इसी तरह से दूसरा यानी ज और झ का उदाहरण हम लेते हैं। सत जन, त के साथ यदि ज जुड़ता है यानी ज और झ में से कोई सा भी, ठीक है, तो वो हो जाएगा सत योग जन, सज्जन, ठीक है। इसी तरह से और शब्द होंगे, विपद योग जाल, अगर द आता है, विपद योग जाल, तो वहां क्या हो जाएगा, विपद जाल। ये द किस में परिवर्तित हो जाएगा, ज में परिवर्तित हो जाएगा, विपद जाल। आप अपने आप देखिए कि आप जब बोलते हैं उसे, हम उसे जब प्रोनाउंस करने की कोशिश करते हैं, उच्चारण करने की कोशिश करते हैं, तो हमारे मुंह से वो विपत जाल ना निकलकर इकट्ठा एक साथ आप एक टो एक लय में कहेंगे तो आप बोलेंगे विपद जाल, इस तरह से। तीसरा उदाहरण है ट और ठ का। ट और ठ के उदाहरण होंगे, सत योग टीका, क्या हो जाएगा, सत योग टीका, सट्टिका, ठीक है। त के साथ यदि ट या ठ मिलता है, जुड़ता है, मेल होता है, तो उसका हो जाएगा सट्टिका। यानी कि ट अगर ठ अगर मिल रहे हैं तो वो प्रथमाक्षर के स्थान, सॉरी प्रथमाक्षर नहीं, त या थ के स्थान पर वो ट हो जाएंगे, ठीक है। अगला उदाहरण है ड। अगर ड या ढ आते हैं किसके बाद, त या द के बाद, तो किस तरह से परिवर्तन होगा, उत योग डयन, तो होगा उड्डयन। उत योग डयन, ट के बाद यदि ड या ढ आता है तो क्या परिवर्तन होगा, वो त या द क्या किस में परिवर्तित हो जाएगा, ड में, जैसे उत योग डयन, उड्डयन। चौथा उदाहरण है, अगला उदाहरण ल का। त या द के साथ में यदि ल मिलता है तो किस तरह से परिवर्तन होगा, तत्लीन, तो यह हो जाएगा तल्लीन। तत्लीन किस में परिवर्तित हो जाएगा, तल्लीन। ये त और ल अगर मिलते हैं तो ल की ध्वनि आ जाएगी, जो ल है वही उच्चारित किया जाएगा और वही सुर रहित यहाँ पर आ जाएगा, तत् योग लीन हो जाएगा तल्लीन। एक उदाहरण और लेते हैं हम इसका, उत योग लास हो जाएगा उल्लास, उत योग लास क्या होगा, उल्लास। इस तरह के बहुत सारे उदाहरण हैं जो आपको व्यंजन संधि के देखने को मिलेंगे। उसमें से 3 नियम मैं आपको बता चुकी हूँ। पहला नियम यही था कि प्रथमाक्षर के साथ यदि य र ल व स्वर या उसका तृतीय चतुर्थ वर्ण आता है तो उसकी जगह उसका तृतीय वर्ण हो जाएगा। दूसरे नियम में अनुस्वार था और तीसरे नियम में मैंने आपको बताया त या द के साथ यदि च छ ज झ ट ठ ड ढ या ल मिलता है तो किस तरह से परिवर्तन आएंगे। अंत के वीडियो में जब मैं आपको सारे व्यंजन संधि बता चुकी होंगी तो मैं आपको एक चार्ट बताऊंगी, उसमें आपको ट्रिक से पहचान पाएंगे। आप एक ट्रिक बताऊंगी जिससे आप पहचान जाएंगे कि किस शब्द में कौन सी व्यंजन संधि या व्यंजन संधि है या नहीं है। आज का मेरा वीडियो इतना ही। अगले वीडियो में मैं आपको जो आगे के जो 3 नियम हैं व्यंजन संधि के वो बताऊंगी। थैंक यू सो मच।